अब आपका नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें हम, तो जिस तरह से 60,000 से अधिक सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था, उसका नियुक्ति पत्र कल लखनऊ में बांटा गया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, वहीं दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे और इन सभी की मौजूदगी में ये नियुक्ति पत्र बांटे गए। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो जिस तरह से मौसम बदला है, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, अचानक आंधी और बारिश आई तो काफ़ी जिलों में, हम गोरखपुर की बात कर लें, महाराजगंज की, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ या बिजनौर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जिस तरह से मौसम ने तबाही बनाई, आंधियों से जो नुकसान हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया और सारे जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किए गए कि जितनी जल्दी हो सके सर्वे कराकर आप लोग फील्ड में निकलिए और सर्वे कराकर आख्या रिपोर्ट शासन को सौंपिए, ताकि जो भी इससे प्रभावित है, जितने जान माल का नुकसान हुआ है, उनको उचित मुआवजा शासन से दिया जा सके। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो वो आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पे 1118 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित करेंगे, बाबा शिव का दर्शन करेंगे। इसके अलावा वहां पे भी नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर जाएंगे और वहां सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो वाराणसी में भी तमाम जनप्रतिनिधियों से मिल करके वहाँ के विकास की क्या रिपोर्ट है उसको समझेंगे, खंगालेंगे कि काशी खास करके जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के विकास की जो प्रक्रिया है वो कितनी तीव्र गति से चल रही है। वहीं हम मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो आज समाजवादी पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी एक बड़ी बैठक आगामी चुनावों को, पंचायत चुनाव को और विधानसभा चुनावों को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। और पार्टी कार्यालय में आज एक दिशा तय होगी कि आने वाले पंचायत चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में, इन आगामी 2 चुनाव में समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा और वो किस तरह तैयारियों को लेकर उतरेगी मैदान में, जिससे कि विजय हासिल कर सके। वहीं हम मोहनलालगंज की बात कर लें तो जिस तरह से एसीपी दफ्तर के सामने 2 गुटों में आपसी लाठी डंडे चले, उस पर कठोर कार्रवाई शासन की तरफ से की गई है और तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं हाथरस की बात कर लें तो जिस तरह से जिलाधिकारी के ड्राइवर की बेटी को कुछ शरारती तत्वों ने गोली मार दी थी, 24 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा उनका एनकाउंटर कर दिया गया है उस व्यक्ति द्वारा जिसने उस ड्राइवर की बेटी को गोली से हत्या की थी। वहीं हम अगर पूर्वांचल की बात करें, जिस तरह से तराई बेल्टों में मौसम खास करके जिस तरह से तबाही मचाई है, आंधी और तूफान ओलावृष्टि की वजह से पूर्वांचल में काफ़ी नुकसान, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन जनपदों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद शासन की तरफ से वहाँ पे भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। वहीं हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस यहाँ पे खोई हुए अपने जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए देखी जा रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा लगातार पार्टी के नेताओं से मिलकर के बातचीत की जा रही है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है, उससे एक पिक्चर साफ क्लियर नजर आ रही है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में खोए जनाधार को पाना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपसी अंदरूनी लड़ाई और ठीक है। उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपके पास आते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देखिए भारतीय, अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बड़ी खबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से फिर से केदारनाथ में जो हेली सर्विस है वो जिस तरीके से क्रेश हुए आर्यन कंपनी की जिस तरीके से ये हेली सर्विस था और जिस तरीके से वहां पर 7 लोगों की मौत जिस तरीके से हुई और लगातार जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या कुछ खामियां जो है इन तमाम हेली सर्विसों में देखने को मिल रही है। इसके चलते जो है कई लोगों की जान जो है वो इस बार चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो गई है, क्योंकि कल भी जिस तरीके से केदारनाथ से जो है फाटा की ओर जब
हेली सर्विस जो है उड़ान भर रहा था, उसमें उसी समय रास्ते में जंगल के पास जो है ये भारी क्रैश जो है हेली क्रैश जब हुआ तो 7 लोग इसमें पायलट समेत जो है 7 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें 2 माह का बच्चा भी जो है वो शामिल था। और जिस तरीके से दर्दनाक मौत जिस तरीके से हुई है, इसको लेकर अब सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। उसको लेकर उन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इसको लेकर एक नीति जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि उसकी जो जांच, पहले तो हेली सर्विस की पूरी तरीके से जांच जो है वो की जाएगी कि हेली सर्विस कितना पुराना है, किस तरीके से वो चल रहा है। इस तमाम सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ही उनको जो है चारधाम यात्रा में जो है वो लगाया जाएगा। इन तमाम सारी प्रक्रियाओं को जो है वो पार जो है वो करना होगा। और कल जिस तरीके से जो हेली सर्विस क्रैश हुआ, उसके बाद जिस तरीके से भारी बारिश भी कई जगहों पर देखने को मिला, और खासतौर पर केदारनाथ में भारी बारिश के चलते जो है जंगल चट्टी में जिस तरीके से जो नदी नाले थे वो उफान पर रहे, और ऐसे में जिस तरीके से यात्रा को भी स्थगित जो है वो फिलहाल के लिए जो है वो कर दिया गया था, और फिलहाल जो है हेली सर्विस पर जो है वो रोक भी लगाई गई है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो महिला अपराध लगातार जो बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से नाबालिगों के साथ जिस तरीके से जो अत्याचार जिस तरीके से जो हो रहे हैं, इन तमाम मामलों को लेकर जो है आज महिला कांग्रेस की ओर से महिला एवं बाल आयोग में जिस तरीके से आज प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और लगातार कांग्रेस जिस तरीके से जो है भाजपा पर सवाल उठा रही है, उसको लेकर यह देखा जाए तो जिस तरीके से मानना है कि भाजपा के नेता जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से जितने भी भाजपा सारे जो लोग हैं उसमें शामिल है, और इस तरीके से भाजपा के राज में जो है वो लगातार जिस तरीके से महिला अपराध जो में बढ़ोतरी जिस तरीके से हो रही है, उसी को लेकर जो है आज महिला कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से आज प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा 12 बजे के करीब। तो तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो आज महिला एवं बाल आयोग के पास जो है धरना प्रदर्शन करते हुए जो है वो दिखाई देंगे। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से जो है वो चल रही है, और ऐसे में अभी तक 28 लोगों ने चारधाम यात्रा में जो है वो दर्शन कर चुके हैं। वो लगातार जिस तरीके से सुचारू रूप से चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, लेकिन अब जो मुसीबत और जो चुनौती चारधाम यात्रा के दौरान जो बनी हुई है, जो लगातार बारिश का सिलसिला जो उत्तराखंड में जारी है, ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी जिस तरीके से आज भी येलो अलर्ट और जिस तरीके से जो जारी किया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में जो है जिस तरीके से आज भारी बारिश जो है वो होने वाली है। जिस तरीके से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून में जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। और कल भी जिस तरीके से भारी बारिश के चलते जो है चमोली नेशनल हाईवे जिस तरीके से 2 घंटे तक बाधित रहा, उसके साथ ही पिथौरागढ़ का जो नेशनल हाईवे है वो भी बाधित रहा। और यही बड़ी चुनौती जो है अब बनी हुई है कि जिस तरीके से देखा जाए तो चारधाम यात्रा भले ही चल रही हो, लेकिन अब जो है जिस तरीके से जो पीक सीजन चारधाम यात्रा का जो रहता है, ऐसे समय पर जो है जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है तो वो बड़ी चुनौती रहने वाली। हालांकि सरकार की ओर से ये और प्रशासक जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से चुनौती को पार पाने को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। बीआरओ की टीम, पीडब्ल्यूडी की जो टीमें हैं और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तमाम जगहों पर जो है वो सतर्क नजर आ रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जैसे ही चेतावनी नजर आ रही है, उसी की तरह जो है तमाम जगहों पर जो है टीमों को जो है डिप्लॉय जो है वो किया गया है, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत न हो, यात्रियों को सुलभ जो है वो यात्रा कराई जाए। इसको लेकर तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश पहले ही सरकार की ओर से भी दिए गए हैं, और तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से जो है वो किए गए हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि अभी भी सुचारू रूप से हालांकि चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, लेकिन आने वाले समय में बड़ी चुनौती जो है वो सरकार और प्रशासन के सामने जो है चारधाम यात्रा पूर्ण करने को लेकर रहेगी। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए आपने कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं आपके कई बड़े अपडेट से, जिनको लेकर मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन अजहर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले जो मौसम के साथ साथ जो बड़ी खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले जो इस्राइल और ईरान के बीच में जो अभी टेनिस चल रहा है, जो एक युद्ध चल रहा है, और इसके बीच में जो एयर स्ट्राइक है, जो अभी तक जो अपडेट है, तकरीबन ईरान में तकरीबन 100 से करीब जो नागरिक है
वो मारे गए हैं, जिसमें काफी कुछ जो है उसमें सामने दिख रहा है। लेकिन उसके बाद में एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जितने भी छात्र हैं, जो भारतवर्ष के जितने भी छात्र हैं, पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जो अभी तेहरान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वहां से सोशल मीडिया के थ्रू अपील की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। हालांकि कल भी हमने देखा कि श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में जो कुछ एक छात्र के जो परिजन थे और उनके साथ साथ जो उनके पेरेंट्स थे, वो प्रेस कॉलोनी में आए और उन्होंने ये मांग की कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। एम्बेसी से उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट की कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। कि काफी सारे जो वीडियोज है वहां के छात्रों ने जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाले हैं कि यहाँ पे काफी जो है खतरा है, हमले हो रहे हैं, और उसी बीच में वहां पे जो इंटरनेट है वो भी वीक है। हालांकि उन्होंने वाईफाई के सहारा लेकर, जो ब्रॉडबैंड का वाईफाई है उसका सहारा लेके उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया है, और साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। तो फिर जो कल शाम से फिर एक प्रक्रिया चली, हर एक क्षेत्र से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैजिस्ट्रेट्स है, उन्होंने डाटा कलेक्ट शुरू कर दिया कि कितने स्टूडेंट्स है जो अभी तेहरान के या ईरान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने डाटा कलेक्ट करके, और अभी तक चूंकि एयर स्पेस चूंकि क्लोज है, लेकिन उसके बाद में एक डाटा तैयार किया गया है, और अभी का अपडेट यह है कि उनको जो है बाई रोड करें कि एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कल ही एक बयान सामने आया। पहलगाम बैसरन इलाके के बाद में तकरीबन 48 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जिनको क्लोज कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जब एलजी मनोज सिन्हा का कल एक बयान आया कि इनको मरहले वाले यानी फेज वाइज इनको फिर से रीओपन किया जाएगा। कुछ एक क्षेत्र जिसमें पहलगाम की बेताब वैली है, वेरनाग, तरीके से बादा, तकरीबन 16 लोकेशंस है जहां पे जो है रीओपन किए गए हैं, और ये फर्स्ट फेज था। हालांकि इसके बाद में एक और मीटिंग होने जानी है, और उसके बाद में ये जो जितने भी बाकी स्थल है उनको भी जो है खोल लिया जाएगा। लेकिन कल जब ये ऑर्डर सामने आया, नोटिफिकेशन सामने आई, और उस नोटिफिकेशन के बाद में आनन फानन हमने देखा कि पहलगाम जो है एक बार फिर जो है फुल पैक हो गया। हालांकि लोकल स्थानीय जो पर्यटक थे वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा थी, और धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, धीरे धीरे जो पटरी वापस लौट रही है, तो उससे लग रहा है कि जो पर्यटक स्थल थे तकरीबन 48 के करीब, ये फिर से ओपन हो जाएंगे, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस टूरिज्म के लिहाज से। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, कल शाम से लगातार जो मौसम में परिवर्तन हम देखने को मिला, इसके बाद में डोडा के क्षेत्र में रंगी नाला के एक दरिया में एक उफान पे आ गई, जिसकी वजह से NH 244 वो बंद रहा, तकरीबन 8 घंटे तक वो बंद रहा, और उस 8 घंटे में काफी सारी जो गाड़ियां थी इस हाईवे पे वो बंद रही, जिसमें कुछ एक एम्बुलेंस भी थी। हालांकि एम्बुलेंस को कुछ एक घंटों में वहां से इवैक्यूएट किया गया। फिर उसके बाद में मैन एंड मशीनरी और जो मैजिस्ट्रेट बाकी जितने भी कर्मचारी थे वो उसको रेस्टोर करने में लगे, और तकरीबन रात तक जो है 8 घंटे की मशक्कत के बाद में इस हाईवे को खोल लिया गया है। और फिलहाल जो काफी सारे जगहों पे जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है, मड स्लाइड हुई है, जिसकी वजह से ये हाईवे पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो जितनी भी रुकी पड़ी, जितनी भी दरमानदा गाड़ियां थी, मुसाफिर थे, उनको वहां से रेस्टोर किया गया और उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया। और इसी के साथ ही अगर हम सेंसस 2026 की बात करें, सेंसस 2026 की तैयारियां हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में सेंसस 2011 में हुआ था, और उसके बाद में ये सेंसस जो है 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 और हालात की वजह से इसको फिर कैंसिल करना पड़ा। एक बार फिर जो आज ये आशंका लगाई जा रही है कि आज एक बार फिर जो है नोटिफिकेशन जारी होगी सेंसस 2026 के हवाले से, और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे जो है 2 फेजेस में ये वेरिफिकेशन की जाएगी। और फर्स्ट फेज में जो है HLO यानी हाउस लिविंग जो ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की एक टीम है, वो डोर टू डोर जाएगी, हर एक घर में जाएगी, वहां से डाटा कलेक्ट करेगी, और वह पूरी तरीके से एक प्रक्रिया चलेगी किस तरीके का जो सेंसस है ये चलेगा। और उसके बाद में सेकंड फेज में जो पॉपुलेशन के हवाले से जो P होता है उसके हवाले से ये सेकंड फेज चलेगा। और कहीं ना कहीं जो तकरीबन ये जब स्टार्ट होगा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन सबसे पहले 4 UTs में ये जो है सेंसस चलाया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम आ रहा है। और आशंका ये लगाई जा रही है कि आज शाम को ये नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी होगी और इस नोटिफिकेशन के तहत में प्रक्रिया शुरू होगी। और इससे पहले जब लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, और 2011 के बाद में कितनी पॉपुलेशन अभी तक बढ़ी है, यानी 2025 तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है और इसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है, और इसमें यह भी बिल्कुल, रखा जाएगा कि पॉपुलेशन जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में ये भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि सारे किसके पास पैमाने में जो कितनी है वो मापने का संपत्ति काम होगी होगा। और अजर, आपने तमाम बड़ी खबरें बताई, और सबसे बड़ी खबर जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं या जो लोग हैं जो तेहरान में फंसे हुए हैं, एक बार फिर से यूक्रेन जैसी तस्वीर जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, तभी हमारे कई सारे भारतीय नागरिक जो थे वो यूक्रेन में फंसे हुए थे, लेकिन उनको निकाल लिया गया था। तो एक बार फिर से अपेक्षा की जा सकती है कि जो तेहरान में फंसे हुए छात्र हमारे हैं, जो लोग हमारे हैं, उनको वापस सही सलामत निकाल लिया जाएगा। आपके पास वापस लौटूंगी। और राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, आपने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो तमाम पैमानों पर ये जाने की कोशिश कर रहा है। 2027 की बिसात जो है वो अभी से बिछने लगी है, अभी से तैयारियां शुरू होने लगी हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव जो कि सेमीफाइनल माना जाता है। तो क्या आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? कैसी तस्वीर और किसके पक्ष में सत्ता इस बार जाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल भारतीय, अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, सभी अपना एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक कर रही है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी। वहीं बीजेपी की बात कर लें तो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष उसने अपना सूची जारी नहीं किया, और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चूंकि पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को साधते हुए, क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए ही अपने किसी ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी जिसके जाति आधार पे उसे पंचायत चुनाव में भी फायदा मिल सके और आगामी विधानसभा चुनाव में भी वो फायदा दिला सके। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर, चूंकि वो अल्पसंख्यकों के रहनुमा अपने आप को बताती है, कांग्रेस भी बताती है, बसपा भी बताने का प्रयास करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार इसको फोकस कर रही है कि हम अल्पसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसी को लेकर चूंकि पीडीओ उन्होंने जो नारा दिया कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर हम साथ चलेंगे, संविधान बचाएंगे और आरक्षण बचाएंगे, उसी की तर्ज पे अखिलेश यादव फिर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह लोकसभा चुनाव में उनको इसका फायदा मिला था, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव में भी और आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिलेगा। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन चुके हैं, उन्होंने अपनी हैट्रिक लगा ली है, न तो संविधान बदला गया है, न ही आरक्षण खत्म किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कैसे अपनी नैया पार लगाते हैं। क्योंकि जब कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ छीना नहीं गरीबों का, तो ये अखिलेश यादव के लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन ग्राउंड की बात कर लें तो आज भी जिस तरह से 2014 के बाद से ये कहा जाए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार जिस तरह से हर वर्ग के गरीबों को, चाहे वो माइनॉरिटी के किसी भी वर्ग से आते हों, दलित हो, पिछड़े हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो या अन्य जितनी भी जातियां हैं ओबीसी की, सबको जिस तरह से लाभार्थियों का एक खास वोट बैंक बनाया और सीधे जो भी बेनिफिट थे उनके अकाउंट में भेजने का काम किया। जनधन खाता योजना के तहत सारे गरीबों के खाते खोले गए, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके अकाउंट में मिले, बीच के लिंकेज को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया। ऐसे में जो लाभार्थी वर्ग का वोट है, जो कांग्रेस से, बसपा से, सपा से खिसक करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ आया था, ये निर्णायक होंगे। और देखना होगा कि ये जो लाभार्थियों का खास वोट बैंक है वो क्या निर्णय लेता है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है या अपना कोई दूसरा ठौर ठिकाना देखता है। जी देखिए राघवेंद्र, आपने तमाम सारी बातें कही, लेकिन देखिए सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए नैरेटिव जो है वो नए गढ़ने की कोशिश जो है इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर उत्तर प्रदेश में करनी होगी। आपके पास वापस लौटूंगी। और उपेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, आपने बताया कि हेलीपैड जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा हुई, उसके बाद धामी सरकार ने देखिए एक्शन भी इस पर लिया है। लेकिन एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए कि लाखों लाशों के बाद या फिर इतनी सारी लाशों के बाद आप जागें और फिर आपको याद आए कि नहीं, इस पर एक कमेटी बनानी चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। समय रहते जागने की ज्यादा जरूरत है।
देखिए भारती, बिल्कुल जिस तरीके से ये चारधाम यात्रा तो पहली बार शुरू नहीं हो रही है, और क्योंकि जिस तरीके से जो हेली सर्विस का जिस तरीके से जो काम है केदारनाथ में जिस तरीके से जो चलता है, यह भी पहली बार जो है वो नहीं हो रहा है। और ऐसे में ये जरूर है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है जिस तरीके से हेली सर्विसें यहाँ पर दी जा रही है, और उसके साथ ही जिस तरीके से जो पहली घटनाएं जिस तरीके से हेली सर्विस की जो हुई थी, उसी समय जो है जिस तरीके से सरकार को कमेटी बनानी चाहिए थी और जिस तरीके से उस पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन अभी जो है कम से कम 5 घटनाएं जो है हेली सर्विस को लेकर जो है वो हो चुकी है, और लगभग 10 से 11 लोगों की जानें जो है वो जा चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उड़ान भरते ही जिस तरीके से जो है इमरजेंसी लैंडिंग जिस तरीके से हो रही है, ऐसे में कई लोग उसमें भी घायल हुए थे। साथ ही जिस तरीके से हमने देखा कि यमुनोत्री से गंगोत्री जाते हुए जिस तरीके से हेली सर्विस जिस तरीके से जो है वो क्रैश हो गया था, वहां पर भी जिस तरीके से 4 से 5 लोगों की जानें गई। और अभी कल ही जिस तरीके से केदारनाथ से जब उड़ान भरते समय जो है बीच जंगल में जिस तरीके से क्रैश हुआ, 7 लोगों की जान गई, उसमें 2 माह का बच्चा जो है उसमें शामिल था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब ये हेली सर्विसें जब अपना एमओयू साइन करने या तमाम जो हेली सर्विस देने के लिए जब यहाँ पर पहुंची थी, तो सबसे पहले उनकी जांच क्यों नहीं की गई? क्या उनमें कोई खराबी थी? उसको लेकर युगाटा जो कंपनी जिस तरीके से जो युगाटा जो ये पूरी हेली सर्विस को जो देखते हैं, उसकी भी जो है नाकामी इसमें साफ तौर पर देखी जा सकती है कि आखिर उनके द्वारा जितनी बड़ी लापरवाही जो है इसमें क्यों नहीं की गई। साथ ही जो सीजीसीए है जो इस पूरे प्रबंधन को देखता है, उसको लेकर जो जांच पहले से जो काफी जो 4 हेली सर्विसेज जो जिस तरीके से जो इमरजेंसी हुए लैंडिंग हुई, साथ ही जो क्रैश हुए, उसको लेकर जो जांच हुई, उस पर अभी तक जो है कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है कि आखिर उन पर किस तरीके की खराबी निकली, किसकी गलती इसमें शामिल थी। उस तरीके की जो जांच जो काफी लंबे समय से चल रही है, उस पर भी किसी प्रकार की कोई जो है अपडेट अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि अब सरकार पूरी तरीके से जागी है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि जो हेलीकॉप्टर जो उड़ान भर रहे हैं, जिस तरीके से देखा गया है कि विक्रमों के जरिए जो है जिस तरीके से जो है एक के बाद एक उड़ानें जिस तरीके से जो हेली सर्विस दे रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतें यहीं पर यह देखा गया है कि जो हेली सर्विस है उनको जो है उड़ान देते समय जो है उनको आराम नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से जो एक दबाव यात्रियों का है, क्योंकि काफी संख्या में जिस तरीके से केदारनाथ पे यात्री पहुंचते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से सबसे बड़ा दबाव रहता है कि जल्द से जल्द जो है दर्शनों के लिए पहुंचे और दर्शन करने के बाद तुरंत जो है उनको जो है वापस जो है वो श्रद्धालुओं को लौटाया जाए। तो ऐसे में जिस तरीके से जो हेली सर्विस के जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जिस तरीके से एक के बाद देखिए वैसे भी हवाई सेवाओं पर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो बना हुआ है, और ऐसे में और ज्यादा चौकन्ना और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत आज की सरकारों को है। और देखिए, और दूसरी एक बड़ी खबर भी हम देख रहे थे जहां पर विजिलेंस की जांच जो हरिद्वार जमीन घोटाले को लेकर चल रही है, उसको लेकर भी मैं आपके पास वापस आऊंगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की जांच जो है वो हमेशा भटक जाती है। अब यहाँ पर जांच कितनी सही दिशा में जा रही है, इसको लेकर सवाल करूंगी मैं आपसे, आपके पास वापस लौटूंगी। अजहर आपसे कमेंट ले लेते हैं। देखिए, तेहरान में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी बात तो हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विकास की आपने बात की कि जो पहलगाम हमले के बाद जो टूरिज्म रुका हुआ था उसको वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितनी सफलता अभी तक मिल पाई है। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा भी हम देख रहे हैं। देखिए, वाकई तौर पे जब पहलगाम अटैक होता है तो उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, जो जिसमें पूरी दुनिया वाकिफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरीके से भारत ने चलाया, और उसके बाद में एक दूसरा लक्ष्य था कि जिस तरीके से नुकसान हुआ उसकी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। हालांकि जो उसमें परिजन मारे गए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिजनों को जो है रिहेबिलिटेट भी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से या जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन उसके बाद में जो एक बड़ा एक सामने था, एक मुश्किल सामने ये थी कि किस तरीके से एक बार फिर जो है टूरिज्म को रिबिल्ड किया जाए। उसके बाद में सेंटर से कुछ एक मिनिस्टर आए, हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी सारे मीटिंगें ली, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यही वो पहलगाम था जहां पे इंसिडेंट होता है, ये अटैक होता है, और इसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ यात्रा अब शुरू होने जा रही है। और इस हवाले से जिस तरीके से लगातार मीटिंगें ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, और उसके बाद में जो
48 यानी 48 के करीब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में लोकेटेड है, जो पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में भी कुछ एक जो पर्यटक स्थल है वहां पे लोकेटेड है, उनको क्लोज किया गया। देखने को मिली कि जिस तरीके से एलजी ने पिछली बार जब वो किसानों से संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पुलिस को छोड़ के बाकी जितने भी विभाग आते हैं वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यानी उमर सरकार के अंदर आते हैं। और उमर सरकार ये मजाज है कि वो यहाँ के डेवलपमेंट को देखे, चाहे वो किसान के विकास के हवाले से हो या कुछ और हो। लेकिन उसके बाद में उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि मेरी ओर से कोई यानी एलजी गवर्नमेंट की जानिब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कहीं पे भी कोई बाधा नहीं होगी, जहां पे भी तैमूर तरक्की की बात होगी। लेकिन इस पे भी फिलहाल विवाद चल रहा है पूरे सियासी गलियारों में। इधर जितने भी रीजनल पार्टियां है, जिसमें अपनी पार्टी की ओर से कल एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उमर सरकार अभी आज की डेट में जो है लोगों के जितने भी काम है उसमें फेल दिखाई दे रहे हैं, उनके काम अभी तक नहीं हो रहे हैं। जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और